इस देश को बदलना चाहते हैं, अपने परिवार की जिंदगी को खूबसूरत बनाने के साथ साथ आप अपने टीम को कामयाब बनाने के साथ साथ आप अपने आसपास का समाज और वातावरण बेहतर बनाने के साथ साथ आप लगातार इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग सभी वो लोग हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं राइट माइंडसेट टू स्टार्ट। कि जब आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे आरसीएम के अभियान में शामिल होना है, या आप में से जो लोग अभी अभी शामिल हुए हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत काम की चीज होगी जो आज हम बातचीत करेंगे। और जो साथी पिछले कई महीनों या कई सालों से है और जिनके पास वो रिजल्ट नहीं है जो रिजल्ट आने चाहिए थे, तो उनके लिए भी ये आज की बातचीत बहुत ज्यादा काम की होगी कि अगर आप अपना मन चाहा रिजल्ट चाहते हैं तो उसके लिए क्या मानसिकता होनी चाहिए। जो आरसीएम के सफल और कामयाब लोग हैं, चाहे वो मुकेश कोठारी जी हो, चाहे वो विजेंद्र सिंह राठौर जी हो, सुरेंद्र वस्त जी हो, चाहे केसी छाबड़ा जी हो, तो ये जितने भी सफल लीडर्स हैं, तो इनका माइंडसेट कैसा है, या दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा तो उसका माइंडसेट कैसा होता है, आइए हम उसके ऊपर बातचीत करेंगे। तो मैं देख रहा हूं जैसे जुम तो फुल हो गया है। अपने साथियों को शायद अपने यूट्यूब का लिंक दे दिया होगा। और एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा किसी भी साथी से कि आप कमेंट में भी यूट्यूब का लिंक डाल दें, ताकि जो भी साथी अपने टीम के लोगों को नहीं दे पाए हैं तो वो टीम को फॉरवर्ड कर सके। तो एक बार कमेंट में डाल दीजिए। आइए हम शुरुआत करते हैं। तो एक बात से मैं शुरुआत अपनी बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा कि जो एक कोटेशन मेरे एक गुरु ने, मेरे एक मेंटोर ने मुझे बताया था कि यू आर नॉट स्किल्ड व्हेन यू रिमेंबर समथिंग, यू आर एक्चुअली स्किल्ड व्हेन इट इज वेरी हार्ड टू फॉरगेट समथिंग। आप तब अपने आप को स्किल्ड नहीं मान सकते जब आप किसी चीज को याद कर चुके हैं, बल्कि आप स्किल्ड तब मान पाएंगे जब कोई चीज आपके मन मस्तिष्क में, अंतर मन में, आपके जेहन में इतनी गहराई तक उतर गई है कि जिसको भूल पाना आपके लिए मुश्किल है। ये बात बहुत गहरी है, लेकिन आपको मैं थोड़ा सिंपल करके एक एग्जांपल के माध्यम से बताता हूं। मेरी चौथी से लेकर 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो संबलपुर उड़ीसा में हुई। तो वहां पर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे, बट एक लैंग्वेज उड़िया का था, एक एक पीरियड हमारा उड़िया का होता था जो ऑप्शनल था, लेकिन ठीक है, हमको अच्छा लगता था तो हम पढ़ते थे। सो जो उड़िया उस वक्त मैंने सीखी, ये घटना मुझे 10वीं पास करके आई थिंक कि लगभग 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। तो हालांकि हो सकता है कि आपको ये उम्र देखकर अंदाजा नहीं लग पा रहा होगा, बट ये न्यूट्री चार्ज का कमाल है या गामा ओरिजिनल का कमाल है और आरसीएम की शुद्ध प्रोडक्ट्स का कमाल है। तो 30 साल से ज्यादा हो चुके हैं मुझे 10वीं पास करके। तो वो जो उड़िया मैंने उस समय सीखी थी, आज भी इस बीच में, इस 30 सालों में मुझे कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कि मैं कहीं उड़िया की किताबें पढ़ूं या कहीं पर मैं लिखूं, लेकिन आज भी मुझे उड़िया पढ़ना आता है और आज भी मुझे उड़िया लिखना आता है और थोड़ा मोड़ा टूटा फूटा बोलना भी आता है। क्योंकि बोलने की प्रैक्टिस उस समय भी ज्यादा नहीं कर पाए थे, तो वो थोड़ा मोड़ा ही आता है। उस समय भी थोड़ा आता था, आज भी थोड़ा आता है। तो एक बात समझिए कि 30 साल हो गए और मैं आज भी उड़िया को भूल नहीं पाया हूं, बिकॉज वो लर्निंग इतनी गहराई में बैठ चुकी है। जब आप प्लान शो करने की अगर बात आए, या फॉलोअप करने की बात आए, या फिर आप कुछ अच्छी हैबिट्स को फॉलो करने की बात आए, या डिसिप्लिन मेंटेन करने की बात आए, तो जब आप कामयाबी की बात करते हैं ना, जब आप खूब सारा पैसा कमाने की बात करते हैं, तो आपको कुछ स्किल्स डेवलप करनी होती है। और वो स्किल डेवलप हुई या नहीं हुई, ये कैसे मालूम पड़ता है कि जब कुछ चीजों का भूल ही नहीं पाते। आप कैसे भी हो, कहीं भी हो, किसी भी हालात में हो, बट आप वो काम जब करते हैं तो सेम उसी तरीके से करते हैं जैसा आपने सीखा है। तो आप समझ जाइए कि आपकी स्किल डेवलप हो गई। रात को 2 बजे भी कोई आपको हिलाए ना, उठाए और पूछे कि भैया बताओ, जल्दी से बताओ तीसरा बेसिक कौन सा है, और आप फट से बोले ये सब तीसरा बेसिक है कि कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, यानी लोगों से समय लेना और लोगों को आमंत्रित करना। चौथा बेसिक कौन सा है, तो सर शो द प्लान, चौथा बेसिक है। पांचवा बेसिक कौन सा है, तो सब फॉलोअप एंड सही तरीके से लोगों का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। पहला बेसिक कौन सा है, सर यूज द प्रोडक्ट एंड शेयर द प्रोडक्ट। जब आपको बेसिक कोर कार्डिनल इस तरह मन के अंदर बैठ जाए तो आप समझ जाना कि आप एक्सपर्ट होने की दिशा में आगे बढ़ चले हैं। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने एक बड़ा डिसीजन, एक सही डिसीजन लिया। आरसीएम के सफर में आपने शुरुआत की, इस मिशन में आप शामिल हुए। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है और ये डिसीजन आने वाले वक्त में आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छी, बेहतरीन जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा, जैसे आज हम और हमारा परिवार जिंदगी का आनंद ले रहे हैं। और मेरी तरह कई सारे रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर जो आज की मीटिंग में कनेक्टेड भी है,
तो वो जिस तरह अपनी जिंदगी का आनंद ले रहे हैं, ठीक वैसे ही आपको भी ये मौका मिलेगा। बट कुछ बातों को ध्यान रखना है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो आरसीएम एक अभियान है जो आपको मौका देता है भीड़ से बाहर निकलने का। यानी दुनिया में बहुत बड़ी भीड़ है, दुनिया में हर व्यक्ति कैसे न कैसे अपनी जिंदगी को जी ही रहा है, कैसे न कैसे वो अपनी जिंदगी को चला ही रहा है। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं भीड़ का हिस्सा ना बनूं, मैं मीडियोकर लाइफ ना जीऊं, मैं घिसते हुए सिसकते हुए जिंदगी ना जीऊं, जब मेरी मर्जी है तब मैं अपने परिवार के साथ समय बिता सकूं, जो मैं अपने परिवार के लिए खरीदना चाहूं वो मैं अपने परिवार के लिए खरीद सकूं, अपने बच्चों को जिस स्कूल में मैं पढ़ाना चाहूं उस स्कूल में मैं पढ़ा सकूं। अगर आप ये चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कि अगर भीड़ से बाहर निकलना चाहते हैं ना, भीड़ का हिस्सा नहीं रहना चाहते, तो कुछ तो करना पड़ेगा। और आरसीएम एक ऐसा माध्यम है जो आपको भीड़ से बाहर लेकर आएगा, और इसमें कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस मिशन में, इस अभियान में आपको कोई बहुत बड़ी लागत लगानी नहीं पड़ती। ये इसकी खूबी है। हालांकि मैं मानता हूं कि ये इसकी कमजोरी भी है कि चूंकि आपको बहुत सारा पैसा लगाना नहीं पड़ता, तो कई बार लोगों को लगता है कि ये तो फ्री का बिजनेस है, तो साहब इसमें क्या लगेगा, करके देख लेते हैं, ट्राई मार के देख लेते हैं। तो ट्राई मार के देखेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। श्रद्धा जो है ना, वो बीच की नहीं होती, या तो होती है या तो नहीं होती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं या गुरुद्वारा जाएं, ये सोच कर जाएं कि किसी मंदिर में मैं जा रहा हूं और वहां की मैंने सुना है देवी बहुत जागृत है, तो वहां की देवी से हम जो भी सच्चे दिल से मांगेंगे तो पूरा होता है, तो चलो हम जाके ट्राई मार के देखते हैं। तो जाके मांग के देखते हैं, पूरा होगा तो हम विश्वास करेंगे, पूरा नहीं होगा तो हम विश्वास नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। तो विश्वास या तो होता है या तो विश्वास नहीं होता है। कोई काम हो जाएगा फिर आप विश्वास करेंगे, तो काम होगा कैसे? काम होता ही विश्वास के बाद है। सो यहां पर बहुत सारा पैसा तो नहीं लगाना पड़ता, बट 3 डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे अगर आप आरसीएम में बड़ी सफलता लेना चाहते हैं। तो पहला, गेटिंग इट डन इन एनी सिचुएशन। कि कुछ भी घटना घटे, कुछ भी हो, कैसी भी सिचुएशन आए, कैसी भी परिस्थिति से आपको गुजरना पड़े, लेकिन आपको किसी भी हालत में जो शुरू किया है उसको अंजाम तक लेकर जाना है। जो शुरू किया उसको अंजाम तक लेकर जाना है। देखिए, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं। हालांकि समय लिमिटेड रहता है, बट फिर भी कभी कभी चीजें जो है वो घटनाओं से और किस्सों से समझ में आती है। तो मैं अपनी जिंदगी की घटना बताता हूं आपको कि जब मैंने काम की शुरुआत की, आरसीएम के साथ मैंने शुरुआत की, तो जगदलपुर में मैं जगदलपुर रहता था। अभी तो हम रायपुर में शिफ्ट हो गए। अपना एक मकान, बहुत अच्छा सा खूबसूरत सा सपनों का मकान हमने आरसीएम की वजह से बनाया है, तो हम तो यहाँ शिफ्ट हो गए। बट जब मैं जगदलपुर में रहता था तो मैं कभी भी अपने घर से बाहर निकलकर अकेले कहीं गया नहीं था, ट्रैवलिंग नहीं किया था, क्योंकि हम एक कोल्हू का बैल की तरह जिंदगी जी रहे थे कि एक सीमित दायरे में निकलने की न फुर्सत थी, न टाइम था, न पैसा था। सो हम कभी गए नहीं थे। तो मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर जिनको मैंने ज्वाइन करवाया, उन्होंने कहा सर मेरे कांकेर में, जगदलपुर से लगभग 160 किलोमीटर दूर कांकेर, मैं जिंदगी में कांकेर भी कभी नहीं गया था। 150 किलोमीटर ज्यादा नहीं होता। आज तो हमें लगता है कि खेल है। हम एक एक दिन में मतलब एक एक हफ्ते में मैं पूरे भारत में कम से कम 3-4 हजार किलोमीटर ट्रेवल करके और कई सारे शहरों में, कई सारे राज्यों में सेमिनार देकर वापस भी आ जाता हूं। तो ये मजाक सा लगता है, बट उस समय में, उस जमाने में मैं कभी 150 किलोमीटर का भी मैंने सफर किया नहीं था। सो वो भी बड़ा था। तो उन्हें, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा कि सर कांकेर में हमारे एक परिचित हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, तो जिनसे अगर हम जाकर मिले और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो अगर वो कर लें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। मैंने कहा चलो भी, अपने को तो करना है, तो करना है तो कहीं भी करना है। तो बोले कांकेर सर, आपको आइडिया है कांकेर, कभी गए आप? मैंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो मैंने कहा आपको कोई आइडिया है? तो उसने कहा कि सर नहीं, दरअसल मैं भी कभी नहीं गया हूं, लेकिन हाँ मेरी उनसे बात हुई है कांकेर, और वो आए हैं जगदलपुर, बट मैं कभी कांकेर नहीं गया हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम भी अनाड़ी हम भी अनाड़ी, मिलकर खेलते हैं, है ना? बनेंगे खिलाड़ी। तो चलिए चलते हैं, करते हैं प्रयास। तो साहब हम दोनों कांकेर की तरफ निकले। पहले उनसे बात किया, उनके उस रिश्तेदार से बात किया कि भाई हम लोग आ रहे हैं, आपसे मिलेंगे, आप समय देंगे आप? तो उन्होंने कहा बिल्कुल समय देंगे। समय लेकर के हम निकले, बस में गए। पहली बार जीवन में, पहली बार बस में बैठे, कांकेर बस स्टैंड में पहुंचे। फिर वहां से हमने उस व्यक्ति के घर पर फोन किया कि भाई हम घर पर आ रहे हैं। तो बोले हाँ वो आने वाले, आ जाइए आप। हम घर पहुंचे। घर पहुंचे तो पता चला कि वो घर पे थे नहीं। तो हमने कहा कि भाई ठीक है, हम थोड़ी देर वेट करते हैं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, वो आए नहीं। तो घर वालों ने भी फोन किया उनको, तो उन्होंने कहा हाँ बस मैं आ रहा हूं। फिर हम 1 घंटा और बैठे, आए नहीं।
तो फिर घर वालों ने फोन किया, वो भी परेशान हो रहे थे। तो ऐसा 3-4 घंटा बीत गया। और उसके बाद जब फोन किया तो पता चला फोन स्विच ऑफ है। हमको समझ में आ गया कि भैया भाई साहब को मिलना नहीं है, और घर वालों को भी समझ में आ गया कि ये लोग जो है इनसे उनको मिलना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई आप किसी और दिन आ जाइएगा। अब हम उनको क्या बोलते। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम वापस लौट चले। लेकिन मन में ये था मेरे कि भाई ये जो व्यक्ति नहीं मिला कोई बात नहीं, ये तो हमारा था भी नहीं। लेकिन जो मेरे साथ आए हैं, जो मेरा डिस्ट्रीब्यूटर जो काम कर रहा था, अब ये घटना होने के बाद अब वो क्या काम करेगा, वो नया व्यक्ति है, वो डिमोटिवेट हो जाएगा। मुझे लगा इसको तो बचाना पड़ेगा, क्या किया जाए। तो वो व्यक्ति बड़ा निराश मायूस बोलता, सर चलते हैं सर, ऐसा ही होता है सर, नहीं हो पाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम मिलके जाएंगे, मिलने आए हैं मिलके जाएंगे। बोला सर कैसे मिलेंगे, वो तो मिलना ही नहीं चाहते। मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली है। तो हमने कहा कि चलो हम रात को कांकेर रुकेंगे, सुबह सुबह उनके घर पहुंचेंगे, कहां भाग के जाएंगे। तो उसने कहा सर कहाँ रुकेंगे। मैंने कहा मुझे भी नहीं मालूम भाई, चलो बस स्टैंड में पूछते हैं किसी से कहाँ रुकते हैं। तो एनी हाउ कैसे भी करके हम कहीं भी रुके, हमने रात गुजारी। सुबह 6 बजे पहुंच गया उसके घर पे। अब घर वाले भी हैरान, उन्होंने कहा आप गए नहीं। हमने कहा नहीं नहीं, वो क्या कुछ काम आ गया था, जरूरी अर्जेंट काम था, आज कुछ लोगों से मिलना था तो हम रुक गए। तो हम सोचे कि जब रुके हैं तो मिलते हुए जाएंगे। तो उनको बड़ा मतलब लगा ठीक है, फिर भी आइए बैठिए, बड़े भारी मन से उन्होंने कहा, क्योंकि समझ में तो आ गया था कि मिलना नहीं चाहते। बोले ठीक है आइए बैठिए, वो सो रहे हैं, बस उठने वाले हैं, थोड़ी देर में उठते हैं। मैंने कहा ओके। अब आधा घंटा हो गया उठे नहीं। मैंने पूछा घर वालों से कब तक उठते हैं, बोले रोज तो 6 बजे उठ जाते हैं, पता नहीं आज शायद थोड़ा थके हुए होंगे। तो मुझे समझ में आ गया थके हुए नहीं है, मालूम पड़ चुका है उनको कि हम आ गए हैं। लेकिन मैंने पता कर लिया था घर में पीछे वाला कोई दरवाजा था नहीं। तो मैंने कहा चल कभी तो उठना ही तो पड़ेगा, दिन भर तो बिस्तर में सोए नहीं रहेंगे, और सोए रहेंगे तो हम भी बाहर बैठे रहेंगे। 7 बज गया, 7:30 बज गया, 8 बज गया, 8:30 बज गया, फाइनली 9 बज गया। हम साहब उठे नहीं। 9 बजे वो आंख मलते मलते आए, और उन्होंने कहा कि अरे आप लोग गए नहीं, मैं माफी चाहता हूँ, रात को बड़ा देर हो गया था, और ठीक है। मैंने कहा सर कोई बात नहीं आइए। अब वो बैठे जैसे ही उन्होंने अपने हिसाब भाषण शुरू कर दिया कि अरे ये सब कंपनियां फ्रॉड होती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री फ्रॉड होती है, मेरे चाचा ने किया था, मेरे ताऊ ने किया था, मेरे मामा ने किया था, अरे उसने किया था। आधा घंटे तक बोलते रहे, आधा घंटे तक हम सुनते रहे चुपचाप। जब आधा घंटा उनका हो गया, थोड़ा उनको भी लगा होगा कि यार आधा घंटा मैं बोल चुका, अब इनको भी 2-4 लाइन बोलने दो। उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं नहीं सर आप बताइए। मैंने कहा सर देखिए इतना सा मुझे बोलना है कि ये आपके रिश्तेदार हैं, करीबी हैं, और इन्होंने आपसे समय लिया था, फिर हम आपसे मिलने आए थे। कल हम आए, किसी वजह से आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। आज हम आए हैं और हमें कोई काम नहीं था कांकेर में, हम सिर्फ और सिर्फ आपसे मिलने के लिए रुके हैं। तो क्या आप हमारी 15 मिनट की बातचीत सुनेंगे। उसको लगा भी आधा घंटा मैंने बोला, इन्होंने ध्यान से सुना, तो यार 15 मिनट सुनना बनता है। कहा ठीक है बोलिए। भारी मन से बोला बोलिए। फिर मैंने पूरा आरसीएम का प्लान दिखाया, आरसीएम की प्रोडक्ट कैटलॉग दिखाया। अब वो सुनते सुनते इतना हैरान रह गया, बोले यार मैंने जो आरसीएम के बारे में सुना था वो तो अलग था। मैंने कहा सर यही फर्क होता है कि जो सुनी सुनाई बात होती है वो अलग होती है, सच्चाई थोड़ी अलग होती है। एनी हाउ कोई बात नहीं, आपने सुन लिया, हमारे लिए बड़ी बात है। आप करेंगे ऐसा कोई उम्मीद लेकर हम आए भी नहीं थे, सुन लिया आपने, हमको खुशी मिली। उसे कहा नहीं नहीं सर मैं माफी चाहता हूं सबसे पहले तो कि मैं जानबूझकर आप लोगों को परेशान कर रहा था। आप लोगों को मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं ये कोई फ्रॉड होगा, इस टाइप की चीज होगी। एक काम कीजिए, कुछ प्रोडक्ट आप लाए हैं तो एक दो प्रोडक्ट हम ले गए थे सैंपल में, वो उसने खरीद लिया। जो आरसीएम का प्लान बुक था 50 रुपए का, उसने कहा ये 50, ये बुक कितने की है। मैंने कहा 50 रुपए के। बोला लाइए सर ये बुक मुझे दीजिए, ये 50 रुपए लीजिए, मैं इसको पढ़ूंगा अच्छे से, पढ़कर फिर डिसीजन लेकर आपसे बात करता हूं। अब वो ज्वाइन करे या ना करे, जो इंप्रेशन उसके ऊपर पड़ा और वो जो इंप्रेस्ड हो गया, तो मेरे साथ जो बंदा था मैं उसकी चेहरे की तरफ देख रहा था, तो मुझे दिखा कि साहब ये बंदा वापस एक्साइटेड है। मैंने कहा चलो ये बच गया, इसकी लाइफ बच गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब ये करे मत करे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वापस आया। तो ऐसी पता नहीं कितनी ही घटनाएं, जब आरसीएम शुरू करके हम निकले ना रास्ते में मार्केट में, तो ऐसी कितनी ही घटनाएं घटी। बट हमारी कामयाबी का, मेरी कामयाबी का अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या राज है, तो मैं आपको सिर्फ एक लाइन बताऊंगा, मैं इसलिए कामयाब हुआ क्योंकि मैं कभी रुका नहीं। कभी मैं रुका नहीं, पीछे लौटने का कोई मेरे मन में ख्याल ही नहीं आया, और आया भी तो जो ड्रीम मैंने लिखकर टांगे थे उन ड्रीम्स ने मुझे पीछे लौटकर जाने नहीं दिया, मेरे सपनों ने मुझे लौटकर जाने नहीं दिया। मेरे अपलाइन ने मुझसे एक सवाल पूछा था, उन्होंने कहा सचिन 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब दूसरे नाकामयाब, यस या नो। आप भी कमेंट में लिख के बताइए क्या आप सहमत है। 2 प्रकार के लोग होते हैं, कामयाब और नाकामयाब। सहमत है तो यस लिखिए, सहमत नहीं है तो नो लिखिए। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब दूसरे नाकामयाब, यस या नो, यस या नो, यस या नो।
बहुत सारे लोग जवाब दे रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जवाब दिया था सर यस। यस। हाँ, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब दूसरे नाकामयाब। उन्होंने कहा नो, इट्स रॉन्ग। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक कामयाब दूसरे भगौड़े। तो मैंने कहा कि मतलब, उन्होंने कहा कि साहब हम नाकामयाब उन्हीं लोगों को बोलते हैं जो मैदान छोड़कर हट जाते हैं, भाग जाते हैं, क्विट कर जाते हैं। जो मैदान में है वो कभी हार नहीं सकता, क्योंकि अपनी अंतिम सांस तक जो लड़ने को तैयार है उसको कौन हरा सकता है। हारता वही है जो मैदान छोड़कर भाग जाता है। तो मैं आपसे भी ये कहना चाहूंगा कि आपसे में पैसा नहीं लगाया आपने, बट कहीं ना कहीं आपने सपने देखे हैं, जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप आरसे में आए हैं। तो आप डिसीजन लीजिए कि किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, बट मैं चलता रहूंगा, और चलते रहेंगे तो एक दिन आप पहुंच जाएंगे, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर मैं पहुंच गया तो आप भी पहुंच जाएंगे। दूसरी चीज है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दूसरा डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि मैं जिंदगी भर सीखता रहूंगा, एक स्टूडेंट बना रहूंगा। कभी भी मेरे मन में यह अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं, क्योंकि जिस दिन मुझे यह लगा कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, उसी दिन से मेरी कामयाबी वहां रुक जाएगी, और हो सकता है वो रिवर्स हो जाए। तो मुझे जीवन भर सीखते रहना है, सीखते रहूंगा तो आगे बढ़ता रहूंगा। तीसरा है प्रोफेशनलिज्म। मतलब आपको यह डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैं इसको गली क्रिकेट की तरह नहीं खेलूंगा, बल्कि मैं इसको प्रोफेशनल क्रिकेट की तरह खेलूंगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि जैसे क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं भारत में, अगर आप देखें ठीक से तो करोड़ों लोग खेलते हैं। बट कितने लोग चैंपियन बनते हैं, कितने लोग सचिन तेंदुलकर बनते हैं, कितने लोग एमएस धोनी बनते हैं, कितने लोग विराट कोहली बनते हैं। चंद वो लोग जो क्रिकेट को प्रोफेशनल तरीके से खेलते हैं, डेडिकेशन के साथ, सीखते हुए, कोच के गाइडेंस में, वही लोग चैंपियन बनते हैं। सो आरसीएम में भी आते बहुत लोग हैं, बट कामयाब वही लोग होंगे जो इसको प्रोफेशनल तरीके से करेंगे, अपने कोच के गाइडेंस में, अपने कोच के मार्गदर्शन में, सीखते हुए, डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, वो लोग कामयाब होंगे। तो ये तीन डिसीजन लेने के लिए अगर तैयार हैं तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए रेडी। आप रेडी तो फिर आगे बढ़े, आगे की बातचीत करें कि आगे क्या करना पड़ेगा। तैयार हैं? चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इट इज नॉट इजी, बट इट इज नेसेसरी। ये आसान नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि कामयाब हो जाना बहुत आसान है। आजकल बहुत सारी चिटफंड कंपनियां, मनी सर्कुलेशन कंपनियां आ रही है बाजार में। क्रिप्टो उप्टो पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट चल रहा है जो कि इलीगल है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो बिकना नहीं चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो गलत है, बिटकॉइन वगैरह, पता नहीं क्या क्या चीजें चल रही है। रातों रात करोड़पति बनने के लिए कितने सारे फार्मूले बाजार में आज आए हुए हैं। सो ठीक है, वो बहुत आसानी से पैसा कमाने का आपको ऑफर देते हैं, और हो सकता है कुछ लोग कमा भी लेते हैं। बट जितना कमाते हैं उससे ज्यादा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भरना पड़ जाता है। जो आपने कमाया वो तो जाता ही है, और बाप दादाओं की जो कमाई हुई इज्जत और पैसा है वो भी चला जाता है। ऐसा आपने भी कई लोगों को देखा होगा, मैंने भी कईयों को देखा है कि गलत कंपनी में, लालच में अगर आप फंस गए तो सारा आप कहीं के नहीं रहेंगे। इज्जत बनाने के लिए आप आए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, और इज्जत जो बनी थी, बाप दादाओं ने बनाया था, वो भी आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए अच्छी कंपनी का चुनाव करना बहुत जरूरी है। और जब भी कोई अच्छी कंपनी को आप देखना चाहें, पता करना चाहें कि क्या पैमाना है, तो आप समझ जाइए कि वहां पर सब कुछ एकदम आसान नहीं होगा। कामयाब होना अगर इतना आसान होता, करोड़पति बनना इतना आसान होता, अमीर बनना इतना आसान होता, तो भारत में कोई भी गरीब होता क्यों? सारे के सारे करोड़पति होते ना। तो आसान नहीं है, मगर जरूरी है। जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो क्या? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर ये नहीं किया तो क्या कोई रास्ता है आपके पास जिससे आप अपने बच्चों के सारे सपने पूरे कर सकें? क्या कोई जरिया है आपके पास जिससे कि आप अपनी जिंदगी को सपनों की जिंदगी बना सकें? एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, मैं अपनी जिंदगी के 22 साल के अनुभव पर आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि आपकी प्रॉब्लम से, आपकी परेशानी से, आपके दर्द, आपकी तकलीफ से, आपके अलावा दुनिया में किसी को भी इतना कोई सरोकार नहीं है। अब जिंदा है कि मर गए हैं, कुछ लोग कुछ दिनों तक रोते हैं, मरने के बाद आप चले जाएंगे, दुनिया अपने अपने काम पे लग जाएगी, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा तो आपके परिवार को पड़ेगा, आपके होने या ना होने से। तो उस परिवार के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या तरीका है आपके पास कि उनको अब एक सुरक्षित जीवन दे दें? क्या तरीका है आपके पास कि उस परिवार में अगर कोई जरूरत पड़े तो आप उनको वो चीज लाकर दे सकें? क्या तरीका है आपके पास कि आप अपने बच्चों को वो जीवन दे सकें जिस जीवन के वो हकदार हैं? माय डियर फ्रेंड्स, बहुत आसान नहीं है, मगर ये जरूरी है। ये मेहनत अगर आज कर ली तो शायद ये पूरा जीवन बदल सकता है, आरसीएम के साथ अगर आप आज चल गए। इस बात को याद रखिएगा
कि अपनी गलतियों को कभी भी जस्टिफाई मत कीजिए, अपने फेलियर्स को कभी भी जस्टिफाई मत कीजिए कि साहब मैं कामयाब नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे, क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, क्यों? क्योंकि सोसाइटी अच्छी नहीं थी, क्यों? क्योंकि सर्कल अच्छा नहीं था। और कई लोग तो आरसीए में आने के बावजूद भी यहां पर भी जस्टिफाई करते हैं, यहां पर भी एक्सक्यूज देते हैं, क्यों कामयाब नहीं हो पाया? अपलाइन अच्छे नहीं थे, डाउनलाइन बढ़िया नहीं थे, लोग काम नहीं करते थे, लोग सुनने को तैयार नहीं होते, लोग मीटिंग में नहीं आते, लोग प्लान नहीं देखते, लोग ज्वाइन नहीं करते, लोग अच्छे नहीं है, सब मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, परमात्मा का इंसाफ ठीक नहीं है। अरे सर कहां लगे हो साहब? सर मैं क्या करूं, मैं बस इस होने ही वाला था कामयाब, मेरी बीवी बीमार पड़ गई, मैं बस होने ही वाला था कामयाब, बच्चे का एग्जाम आ गया, मैं कामयाब होने ही वाला था, त्योहार आ गया, मैं कामयाब होने ही वाला था, लेकिन सर मेरी टीम टूट गई, कोई तोड़ कर ले गया। अरे साहब कुछ भी हुआ जिंदगी में किसी और को ब्लेम मत कीजिए, मत बहाने बनाइए, मत एक्सक्यूज दीजिए, बिकॉज नोबडी केयर्स अबाउट योर एक्सक्यूजेस। किसी को कुछ साला फर्क ही नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या घट रहा है, आपकी जिंदगी में आप जो बता रहे हैं कारण वो जेन्यून है या दिखावटी है, नकली है, असली है, सच में आप परेशान है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है। फर्क पड़ेगा तो आपको और आपके परिवार को पड़ेगा। सो आपका बहाना कितना भी जेन्यून भी क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम कितनी भी वास्तविक भी क्यों ना हो, लेकिन उसकी वजह से जो आपको जिंदगी भर समस्याएं फेस करनी पड़ेगी, वो फेस आपको और आपके परिवार को ही करनी पड़ेगी। सो बहाने मत बनाइए। विराट कोहली ने कभी यह बहाना नहीं बनाया कि साहब मैच के बीच में खबर आ गई कि फादर नहीं रहे, लेकिन चूंकि देश की जिम्मेदारी थी, टीम की जिम्मेदारी थी विराट कोहली के ऊपर, सो उसने अगले दिन भी अपनी पारी खत्म की और अपना मैच खेला, और उसके बाद फिर वो गए अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए। हमारी टीम में एक आंचला मैडम है जो कि बहुत ही छोटे से गांव से, बहुत ही छोटे से, मतलब एक छोटा सा गांव, दल्ली राजरा के भी बहुत अंदर एक छोटा सा गांव, जिसमें कि मुश्किल से थोड़े बहुत लोगों की आबादी है और सड़क तक नहीं है वहां अंदर जाने के लिए। वहां से वो लेडी, वहां से वो महिला, उन्होंने शुरुआत की। अभी विकास सर का उन्होंने 3 कार्यक्रम 2 महीना पहले रखवाया था, तो तीन तीन प्रोग्राम उन्होंने रखवाया था। ओपन प्लान मीटिंग, एक सेमिनार था, एक 2 ओपन प्लान मीटिंग थी, 3 मीटिंग रखवाई थी। अब मीटिंग एक चल रही है, चलते चलते बीच में उनको खबर आ गई कि मदर इज नो मोर, यानी मदर का एक्सपायर हो गई, मदर का देहांत हो गया। बीच मीटिंग में खबर आ गई, मीटिंग कंप्लीट किया, पूरा किया। मीटिंग पूरा करने के बाद विकास सर, उन्होंने उनकी आंखों में आंसू देखा विकास सर ने, तो पूछा कि भी दीदी क्या हो गया, आप क्यों रो रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। तो विकास सर को बड़ा झटका लगा, तो उन्होंने कहा फिर ठीक है आप जाइए, और क्योंकि आपका वहां जाना जरूरी है तो आप जाइए और उनका अंतिम संस्कार कीजिए। वहां से लगभग आई थिंक कि 70-80 किलोमीटर दूर या 100 किलोमीटर दूर तो उनका वो था, तो बोले आप अंतिम संस्कार में जाइए। तो इन्होंने कहा कि नहीं सर, एक्चुअल मेरी टीम नहीं है, और मेरी माँ का भी सपना था कि मैं जिंदगी में कुछ करूं, और मेरी टीम अभी बिल्कुल नई है, और कल और परसों आपका प्रोग्राम है, और मैं चली जाऊंगी तो ये टीम वो प्रोग्राम नहीं करवा पाएगी। और सर बहुत समय से मेरी टीम के लोग लगे हुए मेहनत करके, कोई 1 कॉल आएगा, कोई 2 कॉल आएगा, कोई अपने घर से किसी को लेकर आएगा, बड़े उम्मीद, बड़े सपने हैं सर, गांव के छोटे छोटे लोग हैं सर, बहुत सपने हैं उनके छोटी छोटी आंखों में, गरीब है सर बहुत सारे लोग। मैं चाहती हूँ कि वो लोग कामयाब हो, मेरे बच्चे के समान है, क्योंकि मैंने उनको इस सिस्टम में लाया है, मैं इस मिशन, इस अभियान में उनको शामिल किया है। तो सर वो कल का परसों का प्रोग्राम में अटेंड छोड़कर जा नहीं सकती, तो मुझे अटेंड करना ही पड़ेगा, मुझे रहना ही पड़ेगा। और रही माँ की बात, तो माँ तो चली गई, ठीक है, उनके अंतिम समय में मैं नहीं रह पाई वहां पर, लेकिन मैं आपका ये प्रोग्राम खत्म करने के बाद जाऊंगी, और उनका सपना पूरा करने के लिए मैं अपने आंसुओं को पीकर अगले 2 दिन आपके साथ इस प्रोग्राम में रहूंगी। और वो रही उस प्रोग्राम में, और उसका परिणाम ये रहा कि उनकी टीम में उस महीने काफी सारे अचीवर निकले, और खुद उन्होंने भी रॉयल्टी का लेवल अचीव किया। सो ये जो कमिटमेंट का लेवल होता है ना, तो ये बहाना वो भी बना सकती थी, आसानी से बना सकती थी, और कोई उस पर सवाल भी खड़ा नहीं करता, लेकिन क्या वो उस तरीके से कामयाबी को हासिल कर पाती? क्या वो लोगों की मदद कर पाती? क्या वो अपनी टीम को सफल बना पाती? शायद हो सकता है कि उस समय तो नहीं, फिर वो शायद 6 महीना पीछे चली जाती, या 1 साल पीछे चली जाती, या 2 साल पीछे चली जाती। सो इस बात को आपको समझना होगा कि थोड़ा आपको कमिटमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा, थोड़ा सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा। कुछ आपके जीवन में घर में प्रॉब्लम भी है, तो भी उसको किनारे करके आपको अपने हिस्से का कर्म करना पड़ेगा, आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, तभी जाकर आप वो सफलता ले पाएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। सो यू विल नॉट गेट वॉट यू वॉन्ट, रेदर यू विल गेट वॉट यू आर। आप कभी भी ये याद रखिएगा, कभी भी वो हासिल नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वही मिलेगा जो आप हैं।
यानी जो आप है ना, आपका जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, जो आपका कैरेक्टर है, जो आपका चरित्र है, आपको वही मिलने वाला है। आप जो चाहते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मकान चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, कैसे मिल जाएगा साहब? ऐसे चाहत पे चीजें मिलने लगती तो हर किसी को मिल जाती ना। किसको नहीं चाहिए गाड़ी, मुझे बताइए ना। यहाँ पर कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप में से जितने लोग कनेक्टेड हैं, इनमें से कौन ऐसा है जिसको गाड़ी नहीं चाहिए? इनमें से कौन ऐसा है जिसको मकान नहीं चाहिए? इनमें से कौन ऐसा है जिनको एक बड़ा बैंक बैलेंस अट्रैक्ट नहीं करता? सर सबको चाहिए साहब, सबको चाहिए। फिर क्या सबको मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? बिकॉज हर व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी पे उतना काम नहीं करता, वो सीखने पर उतना काम नहीं करता, वो उतनी मेहनत नहीं करता, वो रेगुलर मीटिंग अटेंड नहीं करता, वो थोड़ी एक्स्ट्रा हार्डवर्क करने के लिए तैयार नहीं रहता। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी पे काम करेंगे, अगर आप अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाएंगे अंदर और बाहर दोनों से, तो आप ये मान कर चलिए कि आप अच्छी चीजों को आकर्षित करेंगे। तो मैं जो जब मॉर्निंग मास्टरी की क्लास लेता हूं कि सुबह जहां पर मैं लोगों को विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन कराता हूं, तो वहां पर भी मैं लोगों को यही सिखाता हूं कि मेरे भाई, अगर आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना, अगर आप चाहते हो अपनी अपने सपनों को अट्रैक्ट करना, तो आपको अंदर और बाहर से एक जैसा होना पड़ेगा। आपका व्यक्तित्व केवल बाहर का नहीं है, अंदर और बाहर दोनों मिलाकर आपका व्यक्तित्व बनता है। तो दोनों को अगर आपने ठीक कर लिया, तो आप अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। आपकी वाइब्रेशन कामयाबी को, खुशी को, सफलता को अट्रैक्ट करेगी। आज से एक प्लेटफॉर्म तो है जो सबके लिए काम करेगा, बट ये आपके लिए काम तब करेगा जब आप अपने व्यक्तित्व के ऊपर काम करेंगे। सो इन द जर्नी ऑफ सक्सेस, इफ मतलब देखिए, एक सीधी सी बात बताता हूं कि अगर आप, इफ यू ट्रस्ट योर अपलाइन, यानी अगर आप अपने अपलाइन पर भरोसा करते हैं, अगर आप अपने अपलाइन की बात को मान लेते हैं, थोड़ी उनकी कड़वी बात को भी मान लेते हैं। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि थोड़ा आपको दिमाग, अपना कॉमन सेंस ये भी लगाना है कि कहीं कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत अपलाइन, जो कि एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन नहीं है, वो कोई गलत सलाह दे और आप आंख बंद करके भरोसा कर लें। जैसे कल मैं फील्ड में था तो पता चला कि हमारी एक दीदी है, उन्होंने अपने अपलाइन को अपना एटीएम कार्ड दे के रखा हुआ है, आईडी पासवर्ड दे के रखा हुआ है। तो मैंने कहा ये देखिए, ये गलत तरीका है। एक एक बात हमेशा याद रखिएगा कि नॉलेज का ना होना, अज्ञानता का होना, इट्स ए क्राइम, अपराध है ये। अगर आपको किसी चीज के बारे में मालूम नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप उसको सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इससे इससे आपको छूट नहीं मिल जाती कि सर आप बाद में रो सकें कि सर मुझे उन्होंने धोखा दिया, मुझे उन्होंने धोखा दिया। धोखा दुनिया देगी अगर आप लोगों को धोखा देने का मौका देंगे। आप मौका दे रहे हैं इसलिए लोग धोखा दे रहे हैं, है ना? आप मौका मत दीजिए, लोग धोखा नहीं देंगे। तो आपको, ठीक है, आप ट्रस्ट कीजिए अपलाइन पर, लेकिन अपलाइन पर पहली बार डिपेंडेंट मत हो जाइए। दूसरा, ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए कि साहब उन्होंने जो बोला तो अपन ने सोचा ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाया कि साहब उन्होंने बोला कि साहब 1 लाख का सामान खरीद लो और इसमें आपका ईगल हो जाएगा, और हमने 1 लाख का सामान ईगल के लिए खरीद लिया, जबकि हमने आज तक 5,000 का सामान नहीं बेचा। ऐसा ब्लाइंड फेथ नहीं करना, ऐसा मतलब गलत चीजों पे अगर आपको लगे कि कोई बात आपके अपलाइन बोल रहे हैं वो पता नहीं सही है या नहीं है, तो आप उनके ऊपर के जो एक्टिव अपलाइन है उनसे क्रॉस चेक कर लीजिए। उनको बताइए कि सर हमने उनसे बातचीत किया और उन्होंने ये बोला, तो क्या ये मुझे करना चाहिए? तो आप उनसे पूछिए कि मैं उनको, वो एटीएम मेरा मांग रहे हैं, वो मेरा पासवर्ड मांग रहे हैं, मेरी आईडी मांग रहे हैं और मेरा एटीएम भी वही मांग रहे हैं, तो क्या मुझे उनको दे देना चाहिए? पूछ लो ना एक बार ऊपर। अरे आपको नहीं आता पासवर्ड से बिजनेस चेक करना, तो सीख लो। जो नहीं आता, अगर वो जरूरी है आपके लिए, तो आपको सीखना चाहिए। यही कामयाब लोगों की निशानी है। नहीं आता कोई बात नहीं। आज से में मेरे साथ ऐसे कई लोग हैं, सकट पटेल जी हैं, लोकचंद जी हैं, कई और ऐसे लोग हैं जो कभी स्कूल ही नहीं गए, मतलब वो पढ़े ही नहीं, कभी स्कूल गए ही नहीं, बट आज वो आरसे में पर्ल हैं, स्टार पर्ल हैं, एमरल्ड्स हैं। अनित बघेल जी एमरल्ड्स, तो लेकिन वो 50,000 महीना कमा रहे हैं, 80,000 महीना कमा रहे हैं, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। तो वो कभी स्कूल नहीं गए, बट अच्छा प्लान दिखा लेते हैं, अपनी पूरी वेबसाइट चेक कर लेते हैं, फॉर्म फिट कर लेते हैं, फॉर्म तो इंग्लिश में होता है उसको भी फिट कर लेते हैं। कैसे किया? सीख लिया। भैया उनको पैसा कमाना था, उनको अमीर बनना था, सीख लिया। नहीं सीखा स्कूल में, क्या फर्क पड़ता है? उस समय पता नहीं था, उसमें अकल नहीं थी, उस समय नहीं नॉलेज था कि कल ये काम आएगा, लेकिन आज समझ में आ गया ना कि भाई ये जरूरी है, फॉर्म फिट करना है। तो कब तक अपलाइन से बोलेंगे सर फॉर्म फिट कर दीजिए? हमें फिट करना, खुद से फिट करना है। समझ में आ गया तो अब सीख लिया। प्लान दिखाने के लिए कब तक अपलाइन को बैशाखी की तरह यूज करेंगे कि सर आइए ना सर, 2 लोगों को बैठा के रखा है मैंने, प्लान दिखाना है, आइए ना सर 4 लोगों को प्लान दिखाना है। भैया ये पहला फेज है कि जब आपको प्लान दिखाना नहीं आता, अपलाइन आपके साथ है, लेकिन आपके जिंदगी भर बैशाखी के सहारे चलेंगे, दूसरों के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाकर, क्या आपको लगता है कि आप कामयाब हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। सीख लीजिए, अपलाइन के साथ 10 20 30 प्लान देखिए, दिखाइए, मतलब वो दिखाएंगे, आप देखिए, और उसके बाद उनके ही सामने आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर देन उनके पीछे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर एक बार उनके सामने प्रैक्टिस कीजिए, फिर पीछे से प्रैक्टिस कीजिए, और एक दिन साहब आप मास्टर बन जाएंगे।
दुनिया में हर काम हमने ऐसे ही सीखा है, हर काम हमने कर करके सीखा है। आप भी आई मैदान में कूदिए ना, सब सीख जाएंगे। सीखना पड़ेगा। तो सफलता की इस यात्रा में आप अगर अपने अपलाइन की बातों को फॉलो करते हैं, जो एक्टिव अपलाइन है, जो इफेक्टिव अपलाइन है, जो ग्रोइंग अपलाइन है, उनकी बातों को ट्रस्ट करेंगे, तो कई सारे साल आप बचा सकते हैं। यू कैन सेव लॉट्स ऑफ ईयर्स। मतलब आप बहुत सारा साल, जो कामयाबी 5 साल बाद लेते, एक सही अपलाइन के मार्गदर्शन में वही कामयाबी आप 1 साल में ले सकते हैं। तो कई साल आपके जीवन के बच जाएंगे। और आरसीएम क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि ये एक स्कूल है जहां पर एंटरप्रेन्योर तैयार किए जाते हैं। सर, दुनिया में कहां पर, किस स्कूल में एंटरप्रेन्योर तैयार किए जाते हैं? एमबीए की भी अगर आप बात करेंगे ना, तो एमबीए में भी जो लोग पढ़ लिख कर निकलते हैं, क्या वो खुद का बिजनेस खड़ा करते हैं? कितने लोग खड़ा करते हैं? कुछ लोग, चंद लोग, जिनमें कहीं ना कहीं कीड़ा होता है एंटरप्रेन्योर बनने का, अपना खुद का बॉस बनने का। बट अधिकतर लोग तो एमबीए करने के बावजूद भी नौकरी की ही तलाश करते हैं। यानी बिजनेस बिल्ड करना तो सीख लिया, मगर चूंकि वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं थी, इसलिए वो हिम्मत पैदा नहीं हुई कि वो बिजनेस बिल्ड कर सके। इसलिए वो दूसरों के पास नौकरी करने चले गए कि उनका बिजनेस बिल्ड करेंगे, क्योंकि वो सेफ है कि भाई हो ना हो सैलरी तो मिल जाएगी। तो सेफ गेम खेलने के लिए वो नौकरी करने चले गए। खुद का बिजनेस खड़ा करते तो शायद रिस्क उठाना पड़ता, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, पैसा हो सकता है तुरंत नहीं आता। ये क्या, एक स्कूल है आरसीएम, एक स्कूल है जहां पर एंटरप्रेन्योर तैयार किए जाते हैं, वो भी विदाउट एनी रिस्क। आप इसको अगर इस रूप में समझिए कि अगर आपको पैसा बहुत ज्यादा कमाने की इच्छा नहीं भी है, बहुत सारे सपने नहीं भी है, तो भी आप आरसीएम जरूर कीजिए। बिकॉज दुनिया के बड़े बड़े ट्रेनर्स, कोचेस ये लगातार बोलते हैं कि अगर हमारे बच्चों को भी हम चाहेंगे कि पहले वो आरसीएम या नेटवर्क मार्केटिंग कुछ दिन करें, डायरेक्ट सेलिंग कुछ दिन करें, ताकि वो सीखें कि जिंदगी में कैसे संघर्ष करना है, कैसे लड़ना है, कैसे जीवन में आगे बढ़ना है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था वैल्यू मनी जी का, जिन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की थी, शायद आप में से किसी ने सुना हो, उसका नाम थायरो केयर। थायरो केयर, जिसमें चेकअप होता है बहुत सारी डिसीजेस का, बहुत सारे डिसऑर्डर्स का जो चेकअप करते हैं। थायराइड का खास करके उनका स्पेशलाइजेशन है, और बहुत कम कीमत पर उन्होंने चेकअप करना शुरू किया। फिर एक क्लिनिक से फिर हजारों क्लिनिक हो गए, फ्रेंचाइजी मॉडल पर वो आ गए, बहुत सारे लोगों को उन्होंने फ्रेंचाइजी दिया। 500 रुपए लेकर मुंबई आए, और जब उन्होंने अपनी कंपनी बेची, कुछ दिन पहले बेची, तो जब बेची तो 5,000 करोड़ रुपए में बेची। उनके हाथ में 5,000 करोड़ का चेक आया, कंपनी बेच के 500 रुपए में कंपनी शुरू की, 5,000 करोड़ में बेची। तो वो बताते हैं, जब उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो वो बताते हैं अपने इंटरव्यू में कि मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि गांव में पैदा हुआ। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मैं ऐसे पिता के साथ पैदा हुआ जो पिता कोई काम नहीं करते थे। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि मैं बहुत गरीब घर में पैदा हुआ। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि 2 टाइम खाने के लिए भोजन नहीं था हमारे पास। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि हमारे पास पहनने का ढंग का कपड़ा नहीं था। मैं बहुत किस्मत वाला हूं कि समाज में हमारी कोई इज्जत नहीं थी। तो पूछने वाले ने पूछा कि सर, आप क्या बोल रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। आप ये सारी चीजें बोल रहे हैं और साथ में ये बोल रहे हैं मैं किस्मत वाला हूं, तो इसमें किस्मत वाली कौन सी बात हो गई? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे, कि अगर ये सारी तकलीफें नहीं होती तो मैं लड़ना नहीं सीखता, संघर्ष करना नहीं सीखता। मुंबई जैसे शहर में आकर 500 रुपए लेकर आया था मैं मुंबई, 5,000 करोड़ की कंपनी मैंने बना दी, लड़कर भिड़कर इस अनजान शहर में, इतनी बड़ी भीड़ में अगर मैं अपनी जगह बना पाया, तो सिर्फ इस कारण से बना पाया क्योंकि लड़ना तो मैंने बचपन में ही सीख लिया था अपनी परिस्थितियों की वजह से। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो तकलीफें हैं ना, वो आपको सिखाती हैं कैसे लड़ें, कैसे जीवन में आगे बढ़े। आरसीएम एक स्कूल है जो आपको मौका देगा ये संघर्ष करने का, जो आपको मौका देगा सीखने का। यहां पर थोड़ा अंतर है बाकी स्कूलों से। क्या अंतर है? यहां फीस नहीं लगती, बल्कि यहां पर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। थोड़ी मेहनत करोगे, स्कॉलरशिप किसको मिलती है? जो मेहनत करता है। थोड़ी मेहनत करोगे, स्कॉलरशिप मिलेगी। यहां पर आपको रोज सीखने को मिलेगा, रोज एग्जाम होगा। यहां पर साल में एक बार एग्जाम नहीं होता, डेली लर्निंग, डेली एग्जाम। सुबह 6:30 बजे टीसीजी का प्रोग्राम अटेंड किया और उसके हिसाब से निकल गए अभियान प्रचार में, और वहां पर जाके सब गालियां पड़ी, वहां पर जाकर सब लोगों ने 4 बातें सुनाई। क्या अभियान की बात करते हो, क्या मिशन की बात करते हो, सब ऐसी है, सारी चीजें ऐसी है। अब वहां पर आपने जो ये कड़वी जली कटी बातें सुनी, तो क्या हुआ? एग्जाम हो गया आपका। पढ़ाई की थी सुबह कि हिम्मत मत हारना, एग्जाम तुरंत हो गया। चेक कर लिया आपको प्रकृति ने कि आप हिम्मत हारोगे कि नहीं हारोगे। तो रोज पढ़ाई, रोज एग्जाम, रोज पढ़ाई, रोज एग्जाम, रोज पढ़ाई, रोज एग्जाम। आप सोचो कितना जल्दी आप आगे बढ़ोगे। डेली लर्निंग, डेली एग्जाम, नो स्पेसिफिक बैकग्राउंड रिक्वायर्ड। कोई यहां पर जरूरी नहीं है कि आप पहले कहां तक पढ़े थे, कि आपका बैकग्राउंड की आवश्यकता नहीं है। यू विल नेवर फ्लंक आउट। सबसे बड़ी बात कि आपको कभी भी इस स्कूल से निकाला नहीं जाएगा,
आप ही छोड़ोगे तो छोड़ोगे, अदरवाइज आपको कभी निकाला नहीं जाएगा। अगर चलते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तो एक ना एक दिन सीख जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। आपको तीन चीजों पे काम करना पड़ेगा। माइंडसेट, कैसे आप सोचते हो, स्किल्स क्या आप करते हो, स्ट्रेटेजी कि कौन सा सबसे बेहतरीन तरीका है जिसमें आप वो चीजें कर सकते हो। सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट जो मैंने किसी अपने गुरु से सीखा था कि जितनी ज्यादा गलतियां कर सकते हो उतनी ज्यादा गलतियां कर डालो और जल्दी जल्दी कर डालो। और वैल्यू मनी जी की जो मैं इंटरव्यू देख रहा था उसमें भी यही बात उन्होंने रिपीट की। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि कहा कि अगर आप एक गलती रोज करते हैं अगले एक साल तक, अगले एक साल कम से कम एक गलती रोज करते हैं, तो अगले एक साल में आप अमीर बन जाएंगे। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर एक गलती रोज करते हैं अगले 365 दिन, अगले एक साल, तो आप अगले एक साल में अमीर बन जाएंगे। और अगर वही एक गलती, जो एक गलती आप आज कर रहे हैं, वही गलती रोज रिपीट करते हैं, आज भी वही गलती, कल भी वही गलती, परसों भी वही गलती, तो एक साल में आप भिखारी बन जाएंगे। अगर रोज नई नई गलतियां आप अगले एक साल करेंगे तो अमीर बन जाएंगे, और रोज एक ही गलती को बार बार करेंगे तो आप भिखारी बन जाएंगे। तो गलतियां रोज करनी है, खूब सारी करनी है, जल्दी जल्दी करनी है, लेकिन एक गलती को दोबारा नहीं करना है। कि आज मैंने प्लान नहीं दिखाया और कल भी मैं अगर प्लान नहीं दिखा रहा तो एक ही गलती मैंने रिपीट की। आज मैंने कुछ नहीं सीखा और कल भी मैंने कुछ नहीं सीखा, तो मैंने क्या किया, वही गलती को रिपीट किया। गलतियां रोज करना है, लेकिन रोज नई गलती करना। नई गलती कैसे होगी, जब आप मैदान में निकलेंगे, फील्ड में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो गलतियां होंगी। काम करने वालों से तो गलतियां होंगी। तो रोज नई गलती करेंगे, आज कोई गलती, कल कोई गलती, एक साल ये गलतियां कर ली, एक साल में आप अमीर बन जाएंगे। ये कामयाबी का सबसे आसान और शॉर्टकट तरीका है। आपको प्रोफेशनल तरीके से करना है। अगर फील्ड में कोई रिजेक्शन मिलता है, कोई फेलियर मिलता है, तो साहब इसको आप किस रूप में लेते हैं, यही आपका सही मायने में प्रोफेशनलिज्म। आप उसको पर्सनली मत लीजिए, यार मुझे कैसे मना कर दिया, यार मैं इतना बड़ा अभियान लेकर गया उसके पास, उसकी भलाई के लिए चीज लेकर गया, नए भारत का निर्माण का उद्देश्य लेकर गया, उसने मुझे मना कर दिया। सर मना कर दिया, कोई आप तोपचंद नहीं है, कोई वीआईपी नहीं है, कर दिया तो कर दिया, और आपको नहीं किया। सब उसको ये प्लान समझ में नहीं आया, उसको सब नए भारत के निर्माण में कोई रुचि नहीं है, उसको सब अपना स्वास्थ्य ठीक करना नहीं है। अब आप कैसे कर लोगे, कोई बात नहीं, उसने मना किया। हो सकता है उसको आपका तरीका पसंद नहीं आया, हो सकता है हाथ मिलाने का आपका अंदाज पसंद नहीं आया, हो सकता है आपके कपड़े पसंद नहीं आए, कुछ भी हो सकता है। तो आपको यह सोचना है कि उसे क्यों पसंद नहीं आया, अगली बार मैं वो सुधार करूंगा, सुधार करके फिर जाऊंगा उसके पास। तो कभी भी कोई क्रिटिसिज्म अगर आपका होता है, कोई आलोचना होती है, कोई निंदा होती है, कोई बुराइयां करता है आपकी, कोई रिजेक्ट करता है आपको, तो आप उसको पर्सनली मत लीजिए। यही है प्रोफेशनलिज्म। यानी आप उसको लीजिए इस रूप में कि हाँ मुझे थोड़ा और सीखने की जरूरत है। तो मुझे आज तक किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया, ठीक है, मेरे प्रोडक्ट को किसी ने पसंद नहीं किया, कोई मेरे प्लान को पसंद नहीं कर पाया, कोई मेरे प्लान दिखाने के तरीके को पसंद नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, मैं ठीक करूंगा, मैं अपना तरीका बदलूंगा। लेकिन इसको पर्सनली मत लीजिए, तब जाकर आप कामयाब होंगे, तब जाकर आप सफल होंगे। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, देयर इज नो गुड और बैड एक्सपीरियंसेस, देयर इज ओनली लर्निंग एक्सपीरियंस। ना तो कोई अच्छा अनुभव होता है, ना तो कोई बुरा अनुभव होता है, केवल और केवल एक ही सीखने का अनुभव होता है। यानी आप हर चीज से सीखते हैं। मैं कभी हारता नहीं, या तो जीतता हूं या तो सीखता हूं। ये एटीट्यूड अगर आपने बना लिया तो जिंदगी में आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। ये चीज आपको मोटिवेट करके रखेगी। तो कभी भी आपको क्विट नहीं करना है, और क्विट नहीं करना भी काफी नहीं है, आपको हमेशा एक्शन में रहना है। सफलता का जो सीक्रेट है ना, केवल लगे रहने से भी नहीं होगा, आपको साथ में करना पड़ेगा एक्शन, काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और एक सही उम्मीद रख के काम करना पड़ेगा। क्योंकि ये कोई जादुई पेड़ नहीं है कि रातों रात सब एक बीज बोया और आसमान तक पहुंच गया। एक कहानियों में सुना था हमने कि सब ऐसे भी कुछ बीज होते थे, जिस बीज को बोया और वो पेड़ वहां ऊपर आसमान तक पहुंच गया, वो चढ़कर व्यक्ति ऊपर गया, वहां पर बहुत सारे अलग अलग लोग मिले, अलग दुनिया में वो पहुंच गया। तो ये कहानियों में होता है। आरसीएम कोई ऐसा जादुई बीज नहीं है, आज बोया कल हो जाएगा। तो आपको समझना ये पड़ेगा, एक साल आरसीएम को ढंग से कर लिया आपने, तो आप इतना कमाने लग जाएंगे कि आप अपना घर का खर्च इससे चला सकते हैं। 3 साल अगर आपने ढंग से कर लिया, तो आप वो सारी जरूरतें पूरी कर पाएंगे जो जरूरतें अभी पूरी नहीं कर पा रहे थे। 5 साल अगर आपने कर लिया, तो जितने सपने लेकर आप आए थे वो सारे सपने पूरे हो जाएंगे। और 10 साल अगर आपने आरसीएम को लगातार ईमानदारी से सीखते हुए कर लिया, सीखते हुए ईमानदारी से लगातार कर लिया, तो 10 सालों के अंदर में आप एक ऐसा एम्पायर बना चुके होंगे जो आपके जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी आपको और आपके परिवार को पैसा देता रहेगा। तो ये उम्मीद रखिए, वर्ल्ड क्लास लीडर बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में थोड़ा वक्त तो लगता है। और किसी शायर ने कहा है
कि ये इश्क है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो मैं इसको यूं कहूंगा कि ये कामयाबी है और ये कामयाबी इतना आसान नहीं है। तो यहां पर भी साहब शुरू में मुश्किलें आएगी और डूबेंगे तो पार हो जाएंगे। सो वर्ल्ड क्लास लीडर बनना है तो थोड़ा आपको प्रोफेशनल तरीके से करना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लगेगा। आप सिस्टम में आएंगे, सपोर्ट सिस्टम आपका हेल्प करेगा, यूएस आपको हेल्प करेगा, आपके अप्लायंस आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट देंगे, सीखने में मदद करेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि आप वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के लीडर बन जाएंगे। और चलिए कुछ चीजों को मैं स्किप करता हूं क्योंकि समय इजाजत नहीं दे रहा मुझे, तो मैं बस ये आपके सामने एक दो पॉइंट्स और रखना चाहूंगा कि देखिए 90% लोग किसी काम को शुरू करते हैं मगर अगला कदम नहीं उठाते, और 90% लोग कुछ कदम तो चलते हैं मगर अंजाम तक नहीं पहुंचते। आपको ये उन 90% लोगों में शामिल नहीं होना है, उन नाकामयाब लोगों में शामिल नहीं होना है। पहला कदम उठाना है, पहली चीज। दूसरी चीज, तब तक चलना है जब तक आप कामयाब हो नहीं जाते। अगर किसी काम को आगाज किया है तो अंजाम तक लेकर जाना है, बीच में नहीं छोड़, भगोड़ा नहीं बनना, क्योंकि ये 3 स्टेज सबके साथ आती है। शुरू शुरू में आपको पैसा कम आएगा, यानी आप जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं अनपेड। तो ये जो समय है ना कि जब आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो पैसा कम आ रहा है, यही आपका इन्वेस्टमेंट है। पैसा हर समय कोई लगता नहीं है, लेकिन जब आप मेहनत ज्यादा कर रहे हो शुरू शुरू में, पैसा कमा रहा है, तो यही आपका इन्वेस्टमेंट वाला टाइम है। फिर आएगा फेयरली पेड, कि जितना आपने मेहनत किया उससे कहीं उसके बराबर पैसा आपको आने लगा, मेहनत कर रहे हो उसके हिसाब से पैसा आ रहा है। लेकिन फिर आएगा ओवरपेड, जितनी मेहनत कर रहे हो उससे 10 गुना पैसा आपको, 20 गुना पैसा आपको ज्यादा आएगा। तो ये तीसरा स्टेज पर कितने लोग पहुंचना चाहते हैं, तो एक बार टाइप कर दीजिए 3। जितने लोग ये थर्ड वाले स्टेज पे पहुंचना चाहते हैं टाइप कर दीजिए 3। 3 3 मतलब अगर आप चाहते हैं ओवरपेड में पहुंचना तो आप 3 टाइप कर दीजिए। बट टाइप करते समय एक बात याद रखिएगा कि थर्ड स्टेज में आप पहुंचेंगे तब जब आप पहले और दूसरे स्टेज से होकर गुजरेंगे, यानी जब आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं पैसा कम आ रहा है, और जब आप मेहनत जितनी कर रहे हैं केवल उतना ही आ रहा है, वो जब आप करेंगे तब जाकर आप कामयाब होंगे। सो आपको ये बात समझनी है कि आरसीएम एक पेड़ लगाने जैसा है। शुरू में मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत करनी है, सींचना है। जिस दिन ये पेड़ बड़ा हो जाएगा उस दिन आपको फल देना शुरू करेगा। और जहां जैसा कि हमने बातचीत किया था कि केवल लगे रहना काफी नहीं होगा, आपको इस इंडस्ट्री में कामयाबी अगर चाहिए, अगर आपको आरसीएम के अंदर सफलता बड़ी चाहिए, तो आपको एक्शन लेते रहना पड़ेगा।